Hello everyone. Today our topic is nationalist activities after World War One and Government of India Act 1919, जिन्हें हम नॉर्मल भाषा में माउंट फोर्ड या फिर मॉन्टेगो कैल्मफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं. ठीक है. सबसे पहले बात यह है कि नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ कौन सी और क्यों. तो देखिए, जो नेशनल एक्टिविटीज़ थी इस समय वो हिंदुस्तान में और ब्रिटिश की या बाकी वर्ल्ड वॉर में वन में जो कंट्रीज़ थी, इन्वॉल्व्ड कंट्रीज़ थी, चाहे वो जर्मनी थी या यूएस है या ब्रिटेन है, जब ये आपस में लड़ रहे थे तो इनकी जो कॉलोनीज़ थी वो वर्ल्ड वॉर वन के बाद इनमें नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ जो थी वो शुरू हो गई थी, चाहे वो एशियन कॉन्टिनेंट की हो या फिर अफ्रीका की हो. इनके पीछे बहुत सारे रीजंस थे. हिंदुस्तान में मेन रीज़न ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद हिंदुस्तानियों को शुरू से ही, जैसे हमने बात की है 2 या 3 लेक्चर्स पहले, कि लोगों को उम्मीद थी कि शायद ब्रिटिश हमें पे बैक करेगा इन फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. ब्रिटिश हमें उनका साथ देने के लिए रिवॉर्ड देगा. ठीक है. और ऐसी ही शायद कुछ अपेक्षाएं ब्रिटिश की बाकी कॉलोनीज़ की भी होंगी या फिर कोई और वर्ल्ड पावर की उनकी कॉलोनीज़ के बीच में कुछ ऐसी ही बात हुई होगी. तो एशिया और अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही थी, क्योंकि किसी भी बड़ी कंट्री ने, वर्ल्ड पावर ने ऐसा कोई भी उम्मीद अगर थी या कोई ऐसा प्रॉमिस किया था या कोई ऐसी बात की थी तो कुछ भी ऐसा फुलफिलमेंट उसका नहीं किया उन्होंने. ठीक है. वहीं हिंदुस्तान में ये हालत थी कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद महंगाई, गरीबी, हाई प्राइसेस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. इंडस्ट्रीज़ में रिसेशन आ रहा था, डिमांड बिल्कुल भी नहीं थी, और जो इंडस्ट्रीज़ थी वो गवर्नमेंट से उल्टा ये चीज़ मांग रही थी कि उन्हें एक तरीके से प्रोटेक्शन दी जाए. क्यों? क्योंकि उनकी एक तरीके से जो हालत थी, फॉरेन कंट्रीज़ में की जो इन्वेस्टमेंट थी सामान में, इंपोर्ट्स में, वो बहुत बढ़ गई थी. तो वो चाहते थे कि जो सामान वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ एड उन्हें प्रोवाइड करे. वहीं जो हमारे आर्टिसंस थे या फिर हमारे जो वर्कर क्लास है या एग्रीकल्चरिस्ट है, पेजेंट्स हैं, वो गरीबी से जूझ रहे थे. वर्कर्स के पास काम नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, गरीबी थी, पावर्टी थी, महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग 2 वक्त का खाना नहीं कमा पा रहे थे. ठीक है. वहीं टैक्सेस इतने ज़्यादा थे कि जो हमारे किसान थे वो टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे थे. हमने लास्ट क्लास में बात की है कुछ रिवोल्ट्स की, तो हमने वहाँ पे बात किया है कि प्रोड्यूस के फॉर्म में, जैसे हमने खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बात की थी, तो सरकार क्या क्या करती थी, रेवेन्यू कोड, जिसमें कि उनके जो प्रोड्यूस है उनका कुछ हिस्सा सरकार जो है वो किसानों से टैक्स के रूप में उनकी कुछ उपज का हिस्सा उनसे ले लेती थी. तो वो टैक्सेस कुछ पे नहीं कर पा रहे थे, उनमें भी गरीबी आ चुकी थी. वही हमारे जो सैनिक थे, जो सोल्जर्स थे, आर्मी मैन थे, जो ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम करते थे, वो बाहरी देशों में वर्ल्ड वॉर वन की वजह से घूम के आए थे, जिससे वो ये चीज़ समझ पा रहे थे कि यही लोग फॉरेन में भी रहते हैं, बेसिकली बाहर के ही हैं, यही ब्रिटिश. तो वहाँ पर जब लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, तो वही चीज़ें हमारे यहाँ पर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे. ठीक है. वहीं पर जो हमारी एडुकेटेड मिडिल क्लास थी, अर्बन क्लास थी, पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें भी अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था. ठीक है. वहीं लोग ये अपेक्षा करके बैठे हुए थे कि हमें जो है इस समय कुछ रिफॉर्म्स मिलेंगे. और वहीं पर मॉन्टेगो स्टेटमेंट की हमने बात की थी, अगस्त 1917 में आई थी, जिसमें मॉन्टेगो जो कि स्टेट सेक्रेटरी था ब्रिटेन में, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये चीज़ अनाउंस की थी कि हिंदुस्तान को, अगर हिंदुस्तानी या कोई भी नेशनलिस्ट सेल्फ रूल की मांग करेगा या फिर कोई कैंपेन करेगा या उसे पाने के लिए कुछ करेगा, तो उसे एंटी इम्पीरियलिस्ट नहीं कहा जाएगा, उसे सेडेशियस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अब सरकार की पॉलिसी में सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो आने वाली है. ठीक है. तो लोग इन सब चीज़ों की उम्मीदें करके बैठे हैं. वहीं एक तरफ से रशियन रेवोल्यूशन भी आया था अक्टूबर 1917 में, जिसे हम अक्टूबर रेजोल्यूशन भी कहते हैं. अक्टूबर या नवंबर, एग्जैक्ट डेट शायद इसकी 7 नवंबर 1917 है. तो अक्टूबर और नवंबर के आसपास रशिया में रेवोल्यूशन आया था, जिसकी वजह से जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसने ज़ारिस्ट पार्टी को गिरा दिया था. तो वहाँ पर एक तरीके से जो सोशलिज्म है उसके एक तरीके से बीज जो थे वो सरकार ने
नए लीडर्स ने वो दिए थे। तो जब हिंदुस्तान में इन चीज़ों का पता चला, हम आगे जाके भी पढ़ेंगे कि हमारे देश के काफ़ी फेमस लीडर्स जो थे वो सोशलिज्म से प्रभावित कैसे हुए थे। तो वो भी इस चीज़ की अपेक्षा लगा के बैठे थे कि चलो पड़ोस में कुछ ऐसा हो गया तो हमें भी कुछ ऐसा मिल ही जाएगा। लेकिन ब्रिटिश जो था वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था। वहीं हमने और लखनऊ पैक्ट के बारे में बात की थी। तो लखनऊ पैक्ट में हमने बात की थी कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो डिमांड्स थे वो अब इकट्ठी आने वाली थी। तो हमने वहाँ पे बात की थी कि वो चाह रहे थे कि गवर्नमेंट की जो गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें हिंदुस्तानी ज़्यादा होने चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए। प्लस सरकार सेल्फ रूल भी देने वाली थी। तो कहीं ना कहीं अब सरकार जो है वो अगर हिंदुस्तानियों को या तो कुछ दे नहीं रही है या अगर कुछ बात उनकी मान रही है गलती से, तो उसका ज़रूर कोई ना कोई अपना फ़ायदा होगा। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डायरकी की इंट्रोडक्शन 1919 में की, जिसके तहत काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो थे, सब्जेक्ट मतलब जिन जिन चीज़ों पर सरकार काम करती है, जैसे कि इरिगेशन है, टैक्सेस है, या फिर एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, कुछ भी है, ऐसे लिस्ट बनाई गई। एक का नाम था ट्रांसफर्ड, एक का नाम था रिजर्व लिस्ट। तो उन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैटर्स जो थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में रखे थे, ताकि जो हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उन टॉपिक्स पे, उन चैप्टर्स पे काम ना कर सके और सरकार के ज़रूरी मामलों में दखल अंदाजी ना कर सके। ठीक है, तो ये इस समय तक का हाल था। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली हमारे आज के टॉपिक की, जो है माउंटफोर्ड कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, इसकी जो अनाउंसमेंट है, एक तो हमने बात की मोंटेगो कैल्म्सफोर्ड जो हमारा SOS है, मोंटेगो के अगस्त स्टेटमेंट में इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी। ठीक है, 1917 में। वहीं पर फिर से इसकी जो अनाउंसमेंट है वो जुलाई 1918 में हुई है। ठीक है, 1918 में। ठीक है, अब ये रिफॉर्म्स जो थे इन्हें हम मोंटेगो कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं और हम इन्हें माउंटफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, इकट्ठा मिला के। ठीक है, ये 1919 में आए थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि ये इनैक्ट कब किए गए, तो इनैक्ट ये 1921 में हुए हैं। ठीक है, नॉर्मली हम एक्ट पढ़ेंगे, आज की डेट में भी कोई एक्ट पढ़ोगे तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि अगर कोई एक्ट 2005 में लाया गया है तो इम्प्लीमेंटेशन या उससे जुड़ी हुई कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो उससे 1 साल बाद में बनी है। पर ये जो एक्ट था ये 1919 में लाया गया था और इनैक्टमेंट जो थी वो 1921 में हुई थी। ये क्वेश्चन पिछले 2020 HS प्रीलिम्स में आया है कि कब इनैक्ट हुआ है, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान दें। ठीक है, तो ये जो एक्ट था वो 1919 में अनाउंस हुआ। ठीक है, तो हमने बहुत पहले ब्रिटिश की पॉलिसी के बारे में बात की है जिसका नाम है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ठीक है, अब ब्रिटिश ने रिफॉर्म्स बोल के लॉलीपॉप तो हिंदुस्तानियों को दे दिया। अब स्टिक क्या थी, स्टिक होने वाली है रॉलेट एक्ट। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब माउंटफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसकी जो विशेषताएं थी हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी जो मेन फीचर्स थे उसमें हमारे पास, आपको पता है, 2 गवर्नमेंट्स हैं। एक है प्रोविंशियल लेवल, ठीक है, और एक है हमारे पास सेंट्रल लेवल। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर यह है कि प्रोविंशियल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डायआर्की की इंट्रोडक्शन हुई है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन से साल में या कौन से एक्ट के अधीन डायआर्की की इंट्रोडक्शन प्रोविंशियल लेवल पर हुई है, तो आपका आंसर होगा GOI 1919 एक्ट। ठीक है, 1919 में। ठीक है, डायआर्की क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, हम फिर से इसके बारे में बात कर लेते हैं। डायआर्की के अंडर सरकार से जुड़े हुए जो भी सब्जेक्ट्स थे उन्हें 2 लिस्टों में डिवाइड किया गया था। एक का नाम था रिजर्व लिस्ट और दूसरे का नाम था ट्रांसफर लिस्ट। जो रिजर्व्ड लिस्ट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर था, इरिगेशन था, फाइनेंस मैटर्स थे, ये सब चीज़ें थी। वहीं जो हमारा जो पॉपुलर मिनिस्टर्स, मतलब जो ट्रांसफर लिस्ट है, इसमें बाकी मैटर्स थे, जैसे कि लेबर, लोकल गवर्नमेंट थी, इंडस्ट्री थी, लेबर क्लास थी, एग्रीकल्चर था, एक्साइज था, हेल्थ था, ऐसे मैटर्स थे। ठीक है, अब यहाँ पर रिजर्व लिस्ट का मेन हेड कौन है, हमारा गवर्नर जनरल ऑफ द प्रोविंस। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ प्रोविंस। ठीक है, गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर ही लिखो तो भी ठीक है। ठीक है जी,
और इसको जो रन करने वाले थे वो थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर, ठीक है, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन होते हैं? इसमें होते हैं ब्यूरोक्रेट्स। वहीं जो हमारी ट्रांसफर लिस्ट है ये हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अधीन है एक तरीके से, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इसमें से कुछ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इसके लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो कि ट्रांसफर लिस्ट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली कर सकेंगे, ठीक है। अब इसमें ये था, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इसके बारे में फर्दर बात की गई है कि जो सरकार जो बोल रही थी कि ठीक है हम ये भी कर देंगे, हम वो भी करेंगे, हम अपनी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हिंदुस्तानियों को बैठा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो उस चीज़ का जो एक टाई ब्रेकर था, जो ट्रिक उन्होंने निकाला वो ये निकाला कि उन्होंने डायरकी ले आए। उन्होंने हिंदुस्तानियों की बात मानने के लिए लेजिस्लेचर में या फिर हर जगह में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को डाल तो दिया, लेकिन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो थे वो अपने पास, मतलब यहाँ पर तो प्रोविंशियल लेवल पर गवर्नर के पास रखे गए या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर या फिर सेंट्रल लेवल पर वाइस रॉय के पास रखे थे, ठीक है। अब इसमें हम इसकी फर्दर मेन बातें हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऐसा था कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स इस पे काम करेंगे और यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स जो कि सिविल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मिनिस्टर्स को रिजर्व्ड लिस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मिनिस्टर्स जो हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू कर सकते हैं, ठीक है। मिनिस्टर्स वो नो कॉन्फिडेंस मोशन दे सकते हैं और फिर रिज़ाइन कर सकते हैं अगर लेजिस्लेचर की जो बाकी लोग हैं उनकी बात नहीं मान रहे, ठीक है, दे कैन रिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या लिस्ट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर काम हो रहा है तो ठीक है, वरना उनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी तो चली ही है। हमारे नेता जो हैं, हमारे जो लेजिस्लेचर के लोग हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं अगर वो किसी चीज़ से सहमत नहीं है, और अगर वो उस चीज़ पर अड़े रहें और उनकी बात ना मानी जाए तो वो डायरेक्टली लेजिस्लेचर को डायरेक्टली एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए वो रिज़ाइन कर सकते हैं इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये थी कि इन केस अगर इलेक्टेड बॉडी में, मतलब कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में कोई प्रॉब्लम आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का एक तरीके से डैमेज होता है, सरकार गिर जाती है, तो जो ट्रांसफर्ड लिस्ट है उसका डायरेक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके पास जाएगा? गवर्नर ऑफ द स्पेसिफिक प्रोविंस, उसके पास चला जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर्ड लिस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन या उसकी जो जिम्मेवारी है वो गवर्नर के पास चली जाती है इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो हमारी ट्रांसफर्ड लिस्ट है उसमें ना तो डायरेक्टली हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंटरफेयर कर सकता है और ना ही गवर्नर ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोविंस, ठीक है। मतलब इन दोनों का ही जो इंटरफेरेंस है ट्रांसफर लिस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन पे वो डायरेक्टली बहुत ही मिनिमल या फिर रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है अब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पर बड़ी बड़ी जैसे बातें की थी कि सेल्फ रूल मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड हियर, और ना ही कोई ऐसा सिस्टम बनाया गया जिससे कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का गठन जो है वो सरकार कर सके, ठीक है। यहाँ पर ऑल इन ऑल आपको पता है एग्जीक्यूटिव हेड कौन होंगे इसके? वो थे हमारे वाइस रॉय, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? इट्स द वाइस रॉय, ठीक है। अब इनके पास भी एक लिस्ट है, ठीक है, दो लिस्ट है, एक है सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, एक है सेंटर से जुड़े मामले, दूसरे हैं प्रोविंशियल, ठीक है, दोनों ही ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोविंशियल लेवल पर रिजर्व्ड और ट्रांसफर लिस्ट की हमने ऊपर बात की, तो इस रिजर्व लिस्ट में जो वाइस रॉय है वो इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है, वो अपनी पावर्स का यूज़ जो है वो कर सकता है रिजर्व लिस्ट पर, ठीक है।
अब यहाँ पर बात आ गई सेंट्रल लेवल पर। तो सेंट्रल में जो वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें टोटल मेंबर्स कर दिए कितने, 8, ठीक है, जिसमें से इस चीज़ को अलाउ कर दिया गया कि 8 में से 3 मेंबर्स जो हैं वो इंडियंस हो सकते हैं, अलाउ कर दिया, ठीक है, इफ़ दिस वॉज ग्रांटेड, ठीक है। बाकी जो वाइस रॉय की जो पावर्स थी उसमें अगर जैसे मान लीजिए कोई सरकार कोई ग्रांट दे रही है, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कट लगा दिया गया है तो वाइस रॉय उसे रिस्टोर कर सकता है, ही कैन रिस्टोर कट्स इन ग्रांट्स, ठीक है, ये कर सकता है। अगर मान लीजिए सेंट्रल लेजिस्लेचर ने कोई बिल रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, दे हैव रिजेक्टेड सम बिल कि नहीं हम नहीं मानते, लेकिन वाइस रॉय के पास ये पावर है कि अगर बेशक सेंट्रल लेजिस्लेचर ने बिल को रिजेक्ट कर दिया है बट ही कैन सर्टिफाई दैट बिल, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ये जो बिल है सिर्फ और सिर्फ वाइस रॉय को कन्विंस करके एक्ट या लॉ बन सकता है, ठीक है, समझ गए आप यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ऑर्डिनेंस इशू करने की, ठीक है, तो वाइस रॉय के पास ऑर्डिनेंस इशू करने की भी पावर होती है। अब सवाल ये है कि हमारी आज की डेट में इंडियन पॉलिटी में ऑर्डिनेंस जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर इशू किया जाता है, ठीक है, तो ये आपको चेक करना है, ऑलराइट। उसके बाद बात करते हैं हम सेंट्रल लेजिस्लेचर की। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर में यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ बाय कैमरल सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या सिस्टम है, ये सिंपल सा है, जैसा जो आज का हमारा सिस्टम है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। इसे ही उस समय क्या बोला गया, हाउस ऑफ पीपल या फिर लोअर हाउस, और इसे बोला गया अपर हाउस। अपर हाउस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर्स अलाउड थे, ठीक है, ओनली मेल मेंबर्स, ऑलराइट। जो लोअर हाउस था इसमें टोटल सीट्स दी गई कितनी, 145 मेंबर्स की, ठीक है, जिसमें से 41 मेंबर्स जो थे वो नॉमिनेट हुआ करते थे, नॉमिनेटेड, ठीक है। बाकी जो इलेक्टेड मेंबर्स बचे कितने बचे, 104। इसमें जनरल कैटेगरी भी है, इसमें सिख भी है, इसमें मुस्लिम्स भी हैं, और इसमें कुछ अलग लोग भी हैं जिन्हें स्पेशल की कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। और लोअर हाउस का जो टेन्योर है वो है 3 इयर्स। आपको याद होगा हमने पढ़ा था लखनऊ पैक्ट में कि आईएनसी और मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर की जो टेन्योर है उसे बढ़ा के 5 इयर्स किया जा सके। तो मैंने वहाँ पर आपसे पूछा था कि पहले कितना था, तो 3 इयर्स था। अब 1919 के एक्ट में भी इसे 3 साल ही रहने दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा अपर हाउस है, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर्स अलाउड है, दूसरा इसका जो टेन्योर है इसका 5 इयर्स, और इसमें जो टोटल मेंबर्स थे वो थे 60 इन टोटल, ठीक है, 60 इन टोटल, जिसमें कि 26 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं, और बाकी कितने बचे, बाकी बचे 34 मेंबर्स, ये है इलेक्टेड में, ठीक है। अब इस इलेक्टेड में जनरल कैटेगरी भी है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ऑप्शन दी होगी कि प्रोविंशियल में जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उसमें कौन कौन थे, तो आपको लिखा होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, या फिर एंग्लो इंडियंस, या फिर एक ऑप्शन में लिखा होगा जनरल, मुस्लिम, सिख। तो आपको सोचना है कि हिंदू को डायरेक्टली वो नहीं मिली थी, एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली थी, मुस्लिम्स को मिली थी और बाद में सिख को मिली थी, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा सिखों को मिलने लगी थी, अदरवाइज़ पहले 1909 के एक्ट में सिर्फ और सिर्फ जो सेपरेट इलेक्टोरेट थी वो किसे मिली थी, मुस्लिम्स को। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि जनरल के अलावा यहाँ पर मुस्लिम्स की भी है, सिख की भी है, और अदर क्लासेस जिन्हें स्पेशल का नाम दिया गया है उन्हें भी सीट्स दी हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बाकी धर्मों के लिए या बाकी कम्युनिटीज़ के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है। अब 34 इलेक्टेड में कौन है, जनरल लोग हैं, ठीक है, फिर मुस्लिम्स हैं, इन्हें अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया, यूरोपियंस हैं और सिख हैं,
ठीक है, सिख है। अब यहाँ पर लेजिस्लेचर्स की क्या स्पेशल पावर थी? लेजिस्लेचर इट कुड आस्क क्वेश्चन। पहले क्या था कि इन लोगों को सवाल भी पूछने देने की इजाज़त एक तरीके से नहीं थी। अब ये सवाल पूछ लेते थे कोर्ट उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठकर, ठीक है, ये डिस्कशंस कर सकते थे, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे, ठीक है, लेकिन कुछ गिने चुने मैटर्स पर ही, ठीक है। दे कुड पास एडजॉर्नमेंट मोशन। अब आप देख रहे हैं कि जो भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं वो कौन से एक्ट से संबंधित है, ये सब कुछ ब्रिटिश सरकार से ही आया है, ठीक है। एंड देन दे कैन वोट अ पार्ट ऑफ बजट। वो बजट के कुछ हिस्से को लेकर वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन 75% जो बजट का हिस्सा है वो अभी भी नॉट वोटेबल है, वो भी अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट की मर्ज़ी से ही चल रहा है, उसके ऊपर लोग वोट जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर एक नई चीज़ ये थी कि कुछ इंडियंस को इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ का मेंबर बनाया गया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइनेंस, ठीक है। और यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसकी जो सैलरी है वो अब कहाँ से पे कर रहे हैं? इसकी सैलरी अब पे कर रहे हैं ब्रिटिश की तिजोरी से, ठीक है, ब्रिटिश एक्सचेकर, ठीक है। तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ लिखाना मैंने लिखा है यहाँ पर कि अगर सरकार जो है वो बिल सेंट्रल लेजिस्लेचर बिल को कैंसिल कर देती है तो वाइस रॉय के पास ये पावर है कि वो उस बिल को सर्टिफाई कर सकता है, ठीक है। अब बात आती है इस बिल के ड्रॉबैक्स की, ठीक, लोगों को कहाँ कहाँ पे कमियाँ लग रही थी वो देख लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पर क्या था कि इस समय हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट 2,60,000 इतनी थी, ठीक है, तकरीबन 2 करोड़ के आसपास थी, 260 मिलियंस के आसपास, ठीक है। लेकिन जो लोग ब्रिटिश की वजह से वोट दे रहे थे, जो इलेक्टोरेट में आ रहे थे, वो तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं थे, 1.5 लाख नहीं, 1.5 मिलियन, तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो लेजिस्लेचर था सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर दे हैड नो पावर टू कंट्रोल वाइसरॉय एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेजिस्लेचर का कोई भी कंट्रोल नहीं था। सेकेंडली जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था, अब वहाँ पर तो डायरकी इंट्रोड्यूस हुई नहीं थी, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था और कॉन्फ्लिक्ट थे ओवर डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। अब कौन से सब्जेक्ट पे कौन काम करेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम करेगी या फिर लेजिस्लेचर काम करेगी, ठीक है। ना ही इनके पास इनका कंट्रोल था और ना ही ब्यूरोक्रेट्स इनकी सुनते थे। ब्यूरोक्रेट्स बोलते थे तुमने जो मर्जी करना है, वी आर द ब्यूरोक्रेट्स, हम वही करेंगे जो हम करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेचर था उसका ना तो वाइस रॉय के ऊपर कोई कंट्रोल था, ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कामों पे कोई कंट्रोल था, ठीक है, और ना ही ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर था, ठीक है। अब बात आ जाती है सेंट्रल के बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या चल रहा था। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो थे उन्हें जो था वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में दिया गया था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनके ऊपर जो हमारा लेजिस्लेचर है वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता था, ठीक है, जिसकी वजह से कांस्टेंट कन्फ्यूजन जो थी वो लोगों के बीच में रहती थी, ठीक है। और जो हमारे जो प्रोविंशियल मेंबर्स थे, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थे, ठीक है, उनका दे हैड नो कंट्रोल। उनका यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस के जो डिसीजंस हैं, जो काम है, उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था। अब यहाँ पर भी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और ब्यूरोक्रेट्स का किसका हिस्सा है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल का,
ठीक है, तो ये अपनी कर रहे हैं, ये इनसे अपनी करवाना चाहते हैं, तो ऐसा पूरा एक कन्फ्यूजन जो है वो हो रहा है और यहाँ पर एक कांस्टेंट डिलेमा और फ्रिक्शन जो है वो हमेशा रह रहा है। ठीक है जी। उसके बाद जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कि कोई भी डिसीजन को अगर गवर्नर चाहे तो ओवर रूल कर सकता है, इट कैन ओवर रूल बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नर। ठीक है, अब इसके ऊपर कांग्रेस का एक सेशन बैठा अगस्त 1918 में, जहाँ पर प्रेसिडेंट थे हसन इमाम। ठीक है, और ये सेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में, जहाँ पर इस 1919 गवर्नमेंट एक्ट को पूरी तरीके से डिससेटिस्फैक्ट्री या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री कहा गया। ठीक है, सो इसमें 2 वर्ड्स और भी थे, मतलब 2 इम्पॉर्टेंट लाइन्स जो बोली गई, वो एक लाइन ये थी कि तिलक ने गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 को अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग कहा। उनकी पूरी लाइन ये थी कि इट इज़ अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग अ सनलेस डॉन। वहीं एनी बेसेंट ने इसे अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट कहा था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।